हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जेम पर आधारित यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित केसर देवी सीरीज करने वाले हैं। और मैं केसर देवी सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, ओएस, एसओ, एएसओ और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और ये सभी चक्रवाती प्लान के वीडियो जो है सभी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल और समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों का संग्रह। तो साथियों, आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। चलिए मित्रों, देखते हैं जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित मां केसर देवी सीरीज 9 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 161, हाउ लॉन्ग इज द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस्ड फॉलोइंग ई बिडिंग या आरए। ई बोली या आरए अपनाने के बाद किए गए अनुबंधों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा कितने समय तक वैध होगी। यानी कि आप ई बोली और रिवर्स ऑक्शन कर रहे हैं तो अनुबंधों के लिए आपने प्रदर्शन सुरक्षा है वो जमा कर ली है, वो कितने दिनों तक वैलिड होगी। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। ई बोली या आरए अपनाने के बाद में किए गए अनुबंधों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा है वो कितने समय तक वैध होगी, वैलिड होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2 मंथ्स, यानी कि 60 दिनों तक वो वैलिड रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2 मंथ्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 162। To what extent the buyer can opt for performance security while GEM recommends 2% of the contract value as per performance security। खरीदार किस हद तक प्रदर्शन सुरक्षा का विकल्प चुन सकता है जबकि जेम प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में अनुबंध मूल्य के 2% की सिफारिश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है खरीदार अपना विकल्प चुन सकता है, जबकि जेम ने क्या बोला है कि आप जो भी प्रदर्शन सुरक्षा लेते हैं 2% लीजिए, जो भी अनुबंध हो रहा है उसके 2% तक ले सकते हैं, परंतु विकल्प खुला रखा है क्योंकि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो बायर का प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। जो सेलर है या वेंडर है वो भाग ना जाए तो वो ऑप्शन चुन सकता है कि मुझे 2% तो जेम ने निर्धारित किया है, उससे ज्यादा ले सकता है, कम ले सकता है, वो कितनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं 1% to 5%, 2% to 10%, 5% to 15%, 10% to 20%। कितनी होनी चाहिए, खरीदार किस हद तक प्रदर्शन सुरक्षा का विकल्प चुन सकता है, जबकि जेम ने क्या निर्धारित किया, 2% निर्धारित किया हुआ है, सिफारिश की हुई है कि आप 2% ले सकते हैं अनुबंध मूल्य के। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2 to 10%। 2% तो जेम ने निर्धारित कर दिया तो आप 10% तक विकल्प चुन सकते हैं, 2 से लेकर के 10% तक आप विकल्प चुन सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 163। हाउ शुड द ऑफर प्राइस बी इंडिकेटेड इन ई बिडिंग। ई बोली में प्रस्ताव मूल्य कैसे दर्शाया जाना चाहिए। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ओनली द टोटल ऑफर प्राइस नीड्स टू बी इंडिकेटेड, ओनली द ब्रेकअप ऑफ प्राइस नीड्स टू बी इंडिकेटेड, और सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ द टोटल ऑफर प्राइस एंड द ब्रेकअप ऑफ प्राइस नीड टू बी इंडिकेटेड, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा सी, बोथ द टोटल ऑफर प्राइस एंड द ब्रेकअप ऑफ प्राइस। मतलब कि यहाँ पर ई बोली में आपको प्रस्ताव मूल्य है वो क्या निर्धारित करना होगा, टोटल ऑफर प्राइस भी आपको बताना होगा और ब्रेकअप भी देना होगा। आइटम वाइज ब्रेकअप आपको ऑफर प्राइस है वो उसमें शामिल करना होगा अगर आप ई बिडिंग कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ द टोटल ऑफर प्राइस एंड द ब्रेकअप ऑफ प्राइस नीड टू बी इंडिकेटेड। क्वेश्चन देखते हैं 164। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या पीबीजी और एनी अदर अमाउंट पेबल बाय द सेलर टू द बायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के तहत प्रदर्शन सुरक्षा या पीबीजी या विक्रेता द्वारा क्रेता को दे किसी अन्य राशि पर कितना ब्याज दे है,
यहाँ पर बताया गया है कि प्रदर्शन सुरक्षा है वो सिक्योरिटी होती है, किसके लिए, बायर के लिए होती है, साथ में पीबीजी भी जमा की जाती है, या विक्रेता द्वारा कोई दूसरी चीजें दी जा रही हैं, राशि दी जा रही है, तो उस पर कितना ब्याज लिया जाएगा, ये ब्याज की राशि आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 12%, 10%, नो इंटरेस्ट और 2 to 5%। तो कितना होना चाहिए, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी PBG or any other amount payable by the seller to the buyer under the contract। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो इंटरेस्ट, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाना है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के लिए समय निर्धारित किया गया है। साथ ही इससे पहले वीडियोज में हम पीबीजी का मतलब भी समझा चुके हैं। अगर आपको पीबीजी का अर्थ समझना है तो सारे वीडियो देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्रकार की राशि अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत बायर को दी जा रही है तो ब्याज क्या दिया जाएगा, कोई भी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेस्क्राइब्ड समय पर या निर्धारित जो समय है उसमें अपना पेमेंट करिए, तो कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो इंटरेस्ट। आगे सवाल देखते हैं 165। व्हाट इज द बेसिस फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द बिड, यानी कि आपको बोली का मूल्यांकन करना है, जांच करनी है, तो उसका आधार क्या होगा, आप क्या देखेंगे। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टोटल ऑफर प्राइस, टोटल ऑल इंक्लूसिव लैंडेड प्राइस एट कंसाइनी डेस्टिनेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस, और डी है प्राइस बिड फॉर्मेट। तो बोली के मूल्यांकन का आधार क्या होगा, किस आधार पर आप इवेलुएट करेंगे किसी भी बिड को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टोटल इंक्लूसिव लैंडेड प्राइस एट कंसाइनी डेस्टिनेशन, मतलब कि सारे इंक्लूसिव और लैंडेड प्राइस, माल जहां पर उतार रहे हैं, कहाँ उतारेंगे, कंसाइनी डेस्टिनेशन पर, जो अंतिम छोर है जहां पर खरीदार खड़ा हुआ है वहां प्राइस क्या होगी, उस आधार पर आप क्या करेंगे, बोली को इवेलुएट करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल इवेलुएशन करना है, तो माल कितने रुपए में आप तक पहुंचेगा वो आपको क्या करना होगा, इवेलुएट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टोटल ऑल इंक्लूसिव लैंडेड प्राइस एट कंसाइनी डेस्टिनेशन। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 166। विद इन हाउ मेनी डेज द सेलर हैज टू डिपॉजिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विद द बायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रेता को खरीदार के पास निष्पादन सुरक्षा कितने दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और अभी भी खड़े मिलेंगे, अभी भी आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे विद इन 5 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विद इन 10 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विद इन 15 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विद इन 20 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, निष्पादन सुरक्षा या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, आपको कितने दिनों के अंदर जमा करनी होगी, बायर के पास में जमा करनी होगी। साथियों ईएमडी कितनी होती है, वो कितने समय तक जमा करनी होती है, कितने दिनों के बाद में उसको वापस कर दिया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन हैं हम पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है, तो जो सेलर होगा, वेंडर होगा, वो बायर को कितने दिनों के अंदर जमा करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा विद इन 15 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो फाइनल वेंडर है या फाइनल टेंडरर है उसको 15 दिनों के अंदर आप क्या करना होगा, 15 दिनों के अंदर उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर देनी होगी। सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा विद इन 15 days ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Move to question number 167. What is the term used for the security provided by the seller to the buyer under the contract? अनुबंध के अंतर्गत संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को दी गई राशि क्या कहलाती है। साथियों नॉलेज मंडली आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज है उनको बदल करके ला रहा है। आपको उत्तर पता हो सकता है परंतु ये पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं, और नया कोई प्रकार है तो प्लीज आप कमेंट करिए। यहाँ पर हमारे ऑप्शन हो जाएंगे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, इंटरेस्ट सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी। तो अनुबंध के अंतर्गत संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को दी गई राशि क्या कहलाएगी। सही उत्तर आपको निश्चित रूप से पता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो जाएगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो क्या होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है
तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है वो भाग ना जाए, बीच में से संविदात्मक दायित्व पूरे करने से बच ना जाए, वो अपने आप को अलग ना कर ले, तो उससे क्या करना होगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जिससे कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज हैं वो सेलर कंप्लीट करे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 168। What action can the buyer take if the seller fails to fulfill their obligations under the contract? यदि विक्रेता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो क्रेता क्या कार्रवाई कर सकता है? रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन, इंक्रीज द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, फोरफिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेगोशिएट न्यू टर्म्स। तो क्या उत्तर होना चाहिए? यदि विक्रेता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, माल की सप्लाई नहीं दे पाया है या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाया है, तो क्रेता यानी कि खरीदार है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा फोरफिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, यानी कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त कर सकता है। जो भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा की है उसको वो जब्त कर सकता है, ये अधिकार बायर को दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फोरफिट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। नया सवाल देख लेते 169। इफ द सेलर फुलफिल्स ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट फर्दर एक्शन विल बी टेकन बाय द बायर? अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। पहली कंडीशन में क्या बताया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है तो क्या होगा, इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी। परंतु सेलर ने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए हैं तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि विक्रेता अनुबंध के सभी दायित्वों को पूरा करता है तो खरीदार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे डिडक्ट द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फ्रॉम द पेमेंट, रिफंड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टू द सेलर विद इन 30 डेज, और सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड, डी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। सभी तरीके के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विक्रेता ने पूरे कर दिए हैं तो अभी बायर को क्या करना होगा, खरीदार को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफंड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, क्योंकि वो जो सुरक्षा है वो जमा की थी और उसने सारे ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए, विक्रेता ने सभी ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए तो उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कर देनी होगी। और ये भी ध्यान रखना है कितने दिनों के अंदर जमा करनी होगी, 30 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन सारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे माल की सप्लाई हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो 30 दिनों के अंदर जो सुरक्षा राशि जमा की गई थी वो वापस करनी होगी। किसके द्वारा? खरीदार के द्वारा। किसको करनी होगी? विक्रेता को करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिफंड द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी टू द सेलर विद इन 30 डेज। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 170। Are additional charges such as local levies and transportation payable over and above the contract price for the supply of goods? क्या सामान की आपूर्ति के लिए अनुबंध मूल्य से अधिक स्थानीय शुल्क और परिवहन जैसे अतिरिक्त शुल्क देय हैं? मतलब कि उसने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है या ऑफर प्राइस दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया था उस प्राइस पर, उस अनुबंध मूल्य से अधिक स्थानीय शुल्क है या परिवहन शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क देय होंगे या नहीं होंगे? यस, नो, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो निर्धारित हो गया तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन या लोकल लेवी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो, किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि है वो नहीं ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। साथियों स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2023 है वो आ चुका है और इस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला, एनसीएफ पर सारे क्वेश्चंस हैं वो चर्चा किए जाएंगे मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला में। तो मित्रों एनसीएफ पर आधारित मूसी महारानी की छतरी श्रृंखला जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। नया सवाल देख लेते हैं 171। For selected freight intensive products, the seller may quote unit price inclusive of GST with which charges payable extra. चयनित गहन उत्पादों की माल ढुलाई के लिए विक्रेता जीएसटी सहित इकाई मूल्य उद्धृत कर सकता है जिसका क्या अतिरिक्त देय शुल्क होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे डिलीवरी चार्जेज, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन चार्जेज, कमीशनिंग चार्जेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव।
डिलीवरी चार्जेज जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग भी शामिल होगा, ये लिया जा सकता है। किसके लिए? सेलेक्टेड फ्रेट इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए लोडिंग अनलोडिंग के साथ में डिलीवरी चार्जेज लिए जा सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेज अगर कोई है तो वो भी लिए जा सकते हैं, और कमीशनिंग किसी प्रकार की है वो भी लिए जा सकते हैं। तो सभी प्रकार के चार्जेज हैं अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 172। व्हाट हैपन्स टू द रेट्स फॉर कार्टेड क्वांटिटी वंस ए बायर कार्ट्स ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ऑफर्ड गुड्स और सर्विसेज? एक बार जब कोई क्रेता प्रस्तावित वस्तु या सेवा की एक विशेष मात्रा को खरीद ट्रॉली, जिसको कार्ट बोलते हैं, में रख लेता है, तो खरीद ट्रॉली की मात्रा के लिए दरों का क्या होगा? यहाँ पर कार्टेड होगा। आपको पता है कि ऑनलाइन परचेज करते हैं तो बहुत सारे आइटम आते हैं, 50 आइटम आ जाते हैं। उनमें से आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कार्ट आ जाएगी, वो कार्ट में आपको आइटम है वो चले जाएगा। तो वो कार्टेड आइटम है, कार्ट में चले गया, सेलेक्टेड आइटम है, कार्ट में चले गया। तो उसकी प्राइस पहले जो दिखा रहा था, डिस्प्ले कर रहा था, आगे उसका क्या होगा ये क्वेश्चन में बताया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, दे आर ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड बाय द सेलर, they are frozen for a specified period against any upward revision by the seller, और सी ऑप्शन हो जाएगा, दे आर डिक्रीज्ड बाय द सेलर। डी ऑप्शन हमारा है, दे आर इंक्रीज्ड बाय द सेलर। क्या होना चाहिए? एक बार जब कोई क्रेता प्रस्तावित वस्तु सेवा की एक विशेष मात्रा को खरीद ट्रॉली यानी कि कार्ट में उसने रख लिया है, तो खरीद ट्रॉली की मात्रा के लिए दरों का क्या होगा? यहाँ पर बताया गया है कि आपने कार्टेड कर लिया, आइटम को कार्ट में रख लिया, यहाँ पर आइटम को 2 नंबर को रख लिया है, तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, दे आर फ्रोजन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड अगेंस्ट एनी अपवार्ड रिवीजन बाय द सेलर। तो ये बताया गया है कि आपने जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें से कोई कार्ट कर लिया, कोई आइटम चूज कर लिया, तो कार्ट में जाने के बाद में उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी नहीं, घटती है तो बायर को फायदा दे दिया जाएगा, परंतु कार्टेड प्राइस है वो अपवार्ड रिवीजन नहीं हो सकता। सेलर उसको काट करने के बाद में बढ़ा नहीं सकता, वो फ्रोजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, दे आर फ्रोजन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड अगेंस्ट एनी अपवार्ड रिवीजन बाय द सेलर। क्वेश्चन देख लेते 173। What advantage does the buyer receive if there is a downward revision in the offer price of the carted item? यदि कार्टेड आइटम की पेशकश कीमत में गिरावट होती है तो खरीदार को क्या लाभ मिलता है? द बायर रिसीव्स ए डिस्काउंट ऑन द कार्टेड आइटम, द बायर रिसीव्स ए रिफंड फॉर द कार्टेड आइटम, और सी ऑप्शन हो जाएगा, द बायर रिसीव्स एन ऑटोमेटिक अपडेट ऑन द कार्टेड आइटम, और डी ऑप्शन हमारा हो रहा है, द बायर रिसीव्स द डाउनवर्ड रिवाइज्ड ऑफर प्राइस। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कार्टेड में आपने कोई आइटम सेलेक्ट कर लिया, पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे आइटम हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसकी प्राइस है वो फ्रोजन हो गई थी, आगे नहीं बढ़ सकती, अपवार्ड मूवमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है कि गिरावट हो गई है, डाउन हो गई है, आपने काट करने के बाद में वो प्राइस डाउन हो गई है, तो उस डाउन प्राइस का आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, द बायर रिसीव्स द डाउनवर्ड रिवाइज ऑफर प्राइस। मतलब कि अगर अपवर्ड होता है तो कार्टेड आइटम का प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं, परंतु डाउन होता है तो बायर को फायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। अपवर्ड होगा तो नहीं बढ़ेगी, परंतु डाउन होता है तो सेलेक्टेड आइटम है, कार्टेड आइटम है, उसकी प्राइस का फायदा आपको मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, द बायर रिसीव्स द डाउनवर्ड रिवाइज्ड ऑफर प्राइस। क्वेश्चन देखते हैं 174। In what currency should the prices of the offered goods or services be indicated? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें किस मुद्रा में दर्शाई जानी चाहिए? जेम पर जो वेंडर होते हैं, सेलर होते हैं, अपने आइटम की प्राइस है या ब्रेकअप प्राइस है वो दर्शाते हैं, तो उसकी मुद्रा क्या होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे यूएसडी, ईयूआर, आईएनआर और जीबीपी।
यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। INR इंडियन रुपीज में आप उसको करेंगे, इंडियन रुपीज में करेंगे। और साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन रुपीज का सिंबल हो गया ये आर, रैक लिखा हुआ है। तो मुद्रा है वो ऑफर प्राइस है, वो किस में दर्शाया जाएगा? जेम पर ऑफर प्राइस है वो किस में होनी चाहिए? भारतीय रुपीज में होनी चाहिए, इंडियन रुपीज में होने चाहिए, रुपये में होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, INR। क्वेश्चन देख लेते 175। व्हाट डज द सेलर एग्री टू व्हेन ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट ऑन जेम? जेम पर अपना उत्पाद पेश करते समय विक्रेता किस बात पर सहमत रहेगा? मतलब कि ये कंडीशन होगी कि आप अगर जेम पर ऑफर दे रहे हैं या प्रोडक्ट रख रहे हैं तो आपको इसके लिए सहमत रहना होगा, आप ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट करना होगा, वो चीजों को, जेम की क्या चीजों के लिए उसको एक्सेप्टेंस देना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द सेलर एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी ऑर्डर प्लेस थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 परचेज। द सेलर एग्रीज टू डिक्लाइन एनी ऑर्डर प्लेस्ड थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 प्राइस। द सेलर एग्रीज टू कंफर्म एनी ऑर्डर प्लेस्ड थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 परचेज। और डी ऑप्शन हो जाएगा। द सेलर एग्रीज टू नेगोशिएट द प्राइस ऑफ एनी ऑर्डर प्लेस्ड थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 परचेज। तो किस बात के लिए सेलर है वो सहमत होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द सेलर एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी ऑर्डर प्लेस थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 परचेज। यानी कि जेम पर अगर डायरेक्ट परचेज आया है या L1 परचेज आया है तो आपको इसके लिए एक्सेप्टेंस देनी होगी। वो तैयार रहेगा कि अगर डायरेक्ट परचेज ऑर्डर आते हैं या L1 परचेज ऑर्डर आते हैं तो आपको वो आइटम सप्लाई करना होगा। ये सहमति है आपको देनी होगी जेम पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द सेलर एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी ऑर्डर प्लेस थ्रू डायरेक्ट परचेज एंड L1 परचेज। नया सवाल देख लेते 176। इन व्हाट फॉर्मेट शुड द सक्सेसफुल बिडर प्रोवाइड द प्राइस ब्रेकडाउन? सफल बोलीदाता को किस प्रारूप में मूल्य विवरण प्रदान करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट, रेफरेंस फॉर्मेट, प्रोजेक्ट टाइमलाइन फॉर्मेट और रिक्वायर्ड प्राइस बिड फॉर्मेट। जेम पर कौन से फॉर्मेट में बिडर है प्राइस ब्रेकडाउन है वो जमा करेगा देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। रिक्वायर्ड प्राइस बिड फॉर्मेट, मतलब कि जिस फॉर्मेट में प्राइस बिड में रेट मांगे गए हैं उसमें आपको प्राइस ब्रेकडाउन है वो देना होगा, दूसरे तरीके से नहीं दे सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्राइस बिड फॉर्मेट। क्वेश्चन देखते हैं 177। अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसी एक्शन कैन बी टेकन ऑन डिक्लाइनिंग सम ऑर्डर्स ऑन जेम? जेम पर कुछ ऑर्डर अस्वीकार करने पर किस नीति के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है? मतलब कि कुछ ऑर्डर है आपने अस्वीकार कर दिए, वेंडर ने अस्वीकार कर दिए हैं या लेने से अस्वीकार कर दिए हैं, तो किस कानून के तहत, किस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सेलर्स डिस्क्रिशन, जेम्स इंसिडेंट पॉलिसी, बायर्स रिक्वेस्ट और नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, जेम्स इंसिडेंट पॉलिसी। जो जेम पर घटना होती है, अस्वीकार करना, स्वीकार करना, ये सब चीजें हैं, पॉलिसी बनी हुई है, जेम पर पॉलिसी बनी हुई है और आपने ऑर्डर अस्वीकार कर दिया है तो आपके खिलाफ जेम की नीति के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जेम्स इंसिडेंट पॉलिसी। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 178। व्हाट डज द सेलर कमिट टू इन रिगार्ड्स टू द प्राइस एंड ऑफर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन जेम? जेम पर किसी उत्पाद की कीमत और पेशकश के संबंध में विक्रेता की क्या प्रतिबद्धताएं हैं? मतलब कि जेम पर आप प्राइस दे रहे हैं या ऑफर ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपके क्या कमिटमेंट होने चाहिए, सेलर के क्या कमिटमेंट होने चाहिए? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे होल्ड द प्राइस एंड ऑफर इनडेफिनेटली, रिमूव द प्रोडक्ट ऑफर फ्रॉम जेम आफ्टर ए सर्टेन डेट, और सी ऑप्शन हो जाएगा चेंज द प्राइस इन कंप्लायंस विद ऑनलाइन प्राइस चेंज गाइडलाइंस। डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। बी में बताया गया है रिमूव द प्रोडक्ट ऑफर फ्रॉम जेम आफ्टर ए सर्टेन डेट, मतलब कि ऑफर है वो कब तक आप रख रहे हैं, जब तक टेंडर हुआ है तब तक रखेंगे, उसके बाद में उसको रिमूव कर देंगे, आप ऑफर प्राइस है वो देना बंद कर देंगे। तो ये पहले वाला तो बिल्कुल गलत हो रहा है। होल्ड द प्राइस एंड ऑफर इनडेफिनेटली, वो अनंत समय तक नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको प्राइस रिवाइज करनी है या कोई आइटम बदलना है, स्पेसिफिकेशन बदलना है तो एक सर्टेन डेट के बाद में उसको आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और सी में बताया गया है चेंज द प्राइस इन कंप्लायंस विद ऑनलाइन प्राइस चेंज गाइडलाइंस, यानी कि जेम पर जो ऑनलाइन प्राइस चेंज गाइडलाइंस है उनके अनुसार आपको क्या करना होगा,
प्राइस चेंज करनी होगी, बदलनी होगी, बढ़ सकती है, घट सकती है, तो गाइडलाइंस हैं उसके लिए, उन गाइडलाइंस को कंप्लायंस करना होगा, उनके अनुसार कार्रवाई करनी होगी। तो ये सभी प्रतिबद्धताएं हैं उनको निभानी पड़ेंगी, जो भी विक्रेता है उसको प्रतिबद्धताएं निभानी पड़ेंगी जेम पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन हमारा देखते हैं 179। व्हाट इज द बिडर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट इन द ऑफर प्राइस? बोली लगाने वाले को प्रस्ताव मूल्य में क्या इंगित करना आवश्यक है? ब्रेकअप ऑफ द कोटेड प्राइस, टोटल ऑल इंक्लूसिव लैंडेड प्राइस एट कंसाइनी डेस्टिनेशन, प्राइस बिड फॉर्मेट, टोटल ऑफर प्राइस। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, टोटल ऑफर प्राइस। बोली लगाने वाले को प्रस्ताव मूल्य में क्या इंगित करना होगा? ये पहले वाले में आपको लैंडेड प्राइस है वो बतानी होगी, साथ में टोटल ऑफर प्राइस है वो भी देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी होगा, टोटल ऑफर प्राइस है, कितना खर्चा बैठेगा, कितना आपको उससे कीमत लेनी है ये बताना होगा। और साथियों देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माकेसर देवी सीरीज 9 का अंतिम क्वेश्चन 180। व्हाट इज द रिकमेंडेड क्वांटम ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बाय जेम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो तो जरूर खड़े मिलते हैं। जेम द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा की अनुशंसित राशि क्या होती है? 1% of the value of the contract, 2% of the value of the contract, 5% of the value of the contract, 10% of the value of the contract। तो जेम द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा की अनुशंसित राशि कितनी है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जेम के द्वारा कितनी रिकमेंड की गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि 2% राशि है वो जमा की जाएगी। रिकमेंड किया गया है कि आप 2% ले सकते हैं, परंतु इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि 2 से 10% का फ्रीडम उसको दिया गया है। वो आपके अपने मन से 2 से 10% का परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा कर सकते हैं, ये भी हमने चर्चा कर लिया। परंतु जेम कितना रिकमेंड कर रहा है? 2% रिकमेंड कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। साथियों नॉलेज मंडली है आपके लिए लेकर के आ रहा है सारे कंटेंट, जहां पर सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, ओएस, एसओ, साथ में पीआरटी, लाइब्रेरियन और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। मित्रों नॉलेज मंडली बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।